Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Azim group of publications. I am Ulin Radin, your chemistry teacher, and today we are going to study what is stoichiometry from chemistry book by Azim Academy. So stoichiometry की definition को सबसे पहले देख लेते हैं. The branch of chemistry which deals with the quantitative relationship between the reactant and product in a balanced chemical equation. आपके सामने स्क्रीन पर डेफिनेशन शो हो रही है. लेकिन अगर हम बात करें स्टोइचियोमेट्री होता क्या है, तो स्टोइचियोमेट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान. यानी आप ये चेक करते हैं कि रिएक्टेंट्स के कितने मोल लिए हैं तो प्रोडक्ट्स के मोल्स बने हैं, तो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा बने या कम बने, वो किस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके रिएक्टेंट्स के साथ इन्वॉल्व हैं. इस चीज़ को हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्री. लेकिन स्टोइचियोमेट्री में आपको बेसिक चीज़ जो पता होनी चाहिए, हमारे पास जो स्टोइचियोमेट्री की केमिस्ट्री की ब्रांच है ये बेस करती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे. अगर हम बात करें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देती. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें फॉर एग्जांपल ये नहीं बताती कि किन कंडीशंस में रिएक्शंस हो रहा है, उस वक्त टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, या उस वक्त रिएक्टेंट किस स्टेट्स में है, या कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं. ये चीज़ें वो हमें नहीं बताती. हमें दिस इक्वेशन ये बताती है कि हमने कितने रिएक्टेंट्स लिए, उस वक्त उन रिएक्टेंट्स की तादाद कितनी थी, और जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस वक्त उनकी प्रोडक्ट की तादाद कितनी होती है. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आप क्वांटिटेटिव अमाउंट चेक करते हैं. यानी क्वांटिटेटिव स्टडी क्या होती है? क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब है अमाउंट्स की स्टडी करते हैं. The branch of science, the branch of chemistry that deals with the amount of the substance present in a mixture. तो हमने क्या करना है, रिएक्टेंट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसको हम स्टडी करेंगे स्टोइचियोमेट्री में. लेकिन स्टोइचियोमेट्री में हम यूज़ करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें कंडीशंस नहीं बताती कि किन कंडीशंस में ये रिएक्शन हो रहा है. और दूसरा ड्रॉबैक केमिकल इक्वेशन का क्या होता है, केमिकल इक्वेशन तो हम उन चीज़ों के लिए भी लिख सकते हैं जो फिजिकली में भी लैब में वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही ना हो रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कोई से दो रिएक्टेंट्स हैं, मैंने उनको आपस में जोड़ा, कंबाइन कराया और प्रोडक्ट बनी. ये मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट देते हैं, मे बी एक्चुअल में वो रिएक्टेंट्स कंबाइन ना कर रहे हो. तो ऐसा एनालिसिस या हम कहते हैं कि ऐसा रिएक्शन, हम उन चीज़ों के लिए वो रिएक्शन सपोज करते हैं कि अगर ये इस रिएक्टेंट से कंबाइन कर रहा है तो ये रिएक्टेंट करेगा तो कुछ इस तरह से करेगा, तो हम उसको सामने रख के एक इक्वेशन दे देते हैं. लेकिन मे बी एक्चुअल में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट ना हो. तो हम कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन या जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, नंबर 1 एक तो वो हमें कंडीशन नहीं बताती, नंबर 2 हम केमिकल इक्वेशन उन चीज़ों के लिए भी लिख सकते हैं जो बेसिकली एक्चुअल में परफॉर्म ही ना हो रही हो. तो स्टोइचियोमेट्री में कुछ कंडीशंस हैं या हम कुछ assumptions लेते हैं जब भी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं. तो हम ये सपोज करते हैं कि जितने का जितना रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी ऑल द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. हम सपोज करते हैं कि जितना रिएक्टेंट हमने लिया वो सारा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गया और किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर. ये हमारी पहली असम्पशन है. दूसरी असम्पशन हम ये लेते हैं कि हमारे पास जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं, तो उस दौरान कोई साइड प्रोडक्ट ना बने, कोई साइड रिएक्शन ना हो रहा हो, या हम सपोज करते हैं कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा. और तीसरी और आखिरी चीज़ हम ये कंसीडर करते हैं कि जब आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस दौरान 2 लॉज फॉलो हो रहे हो. एक आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा आपके पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो 3 चीज़ें हम कंसीडर करते हैं. ऑल द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. No side reactions take place. और थर्ड वन, law of conservation of mass और law of definite proportion occupy, या वो दोनों फुलफिल हो रहे हो. law of conservation of mass क्या है? law of conservation of mass कहता है कि mass एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, लेकिन ओवरऑल mass जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है. इस तरह law of definite proportion में अगर एक्सप्लेन करूँ तो इससे रिलेटेड मैंने पहले भी लेक्चर में एक बार डिस्कस की थी कि सपोज करें कि एक वाटर आपने सैंपल लिया है, और वो वाटर का सैंपल फॉर एग्जांपल आप किसी भी किनार से ले लें. एक आपने किनार से ले लिया, एक आपने अपने वाटर टैंक से ले लिया, एक आपने सी से ले लिया. अब पानी चाहे जहाँ का भी हो, पानी का फार्मूला हमेशा
H2O ही रहता है। इसका मतलब ये है कि H2O में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो हमेशा फिक्स रहती है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि एटम्स की रेशो हमेशा फिक्स रहती है। जब भी वो कंपाउंड, चाहे आप पानी कहीं से भी ले रहे हो, चाहे आप दरिया से लें, चाहे आप समुंदर से लें, चाहे आप वाटर टैंक से लें, आप जहाँ मर्जी से लें, लेकिन पानी के दरमियान रेशो हमेशा और 1 की रेशो रहेगी। इसके अलावा स्टिशियोमेट्री की डेफिनेशन के बाद, उसकी कुछ पॉइंट्स पढ़ने के बाद हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। हमने लॉज भी पढ़ लिए कि 2 लॉज फॉलो होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो होता है। लेकिन इसके साथ एक आखिरी चीज़, वो कहते हैं कि लॉ, जब भी आप स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आपके पास गिवन है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नंबर 1, आपके पास हेडिंग हुई है मास टू मास रिलेशनशिप। ये कहता है कि अगर आपको किसी भी रिएक्टेंट का मास मालूम हो तो आप उस रिएक्टेंट के मास को यूज़ करके प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्रोडक्ट का मास मालूम है तो उस प्रोडक्ट के मास को यूज़ करके आप रिएक्टेंट के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह सेकेंड रिलेशनशिप है मास और मोल्स के दरमियान। वो कहता है कि अगर आपको मास गिवन है तो आप मोल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस का। इसी तरह अगर आपको मोल्स पता हो तो आप उन मोल्स को यूज़ करके मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप है मास टू वॉल्यूम का रिलेशनशिप है। मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप ये कहता है, इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एग्जांपल ऐसी है जिसमें वो कहते हैं कि वॉल्यूम कैलकुलेट करें, और हम वहाँ देखेंगे कि हम वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर पाते, और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो हमें डेंसिटी भी पता होगी, मास भी पता होगा, तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ क्योंकि स्टेटमेंट है मास और वॉल्यूम, तो ये कहते हैं कि अगर मास एक सब्सटेंस का मालूम हो तो आप किसी भी दूसरी चीज़ का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको वॉल्यूम मालूम हो तो आप किसी भी चीज़ का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक सी टर्म्स थी जो हमने इस टॉपिक में पढ़ी। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। स्टिशियोमेट्री के मेजर आप लोगों के 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। नंबर 1, स्टिशियोमेट्री क्या है। नंबर 2, स्टिशियोमेट्री में कौन कौन से लॉज फॉलो होते हैं। और नंबर 3, आपके पास स्टिशियोमेट्री में कौन कौन सी एजम्पशंस फॉलो होती है। और नंबर 4, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप क्या क्या चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।